हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हंट चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है प्री डिफाइंड मेथड ऑफ सेट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने लिस्ट क्लास टाइप, टपल क्लास टाइप, स्ट्रिंग क्लास टाइप में देखा कि पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ मेथड और फंक्शंस पैथन की लाइब्रेरी में रहते हैं, जो हमारे हेल्पफुल के लिए, हमारे मैनिपुलेशन के लिए, ऑब्जेक्ट साथ कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हमें अवेलेबल हो जाते हैं और हम अपने काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से सेट क्लास भी अपने ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल कराया हुआ है, जिसकी मदद से सेट के साथ जो सेट में एलिमेंट्स रहेंगे उनके साथ कुछ मैनिपुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं इजीली तरीके से। चाहे वो लिस्ट क्लास के एलिमेंट्स पे ऑपरेशन हो, चाहे टपल क्लास के एलिमेंट्स पे ऑपरेशन हो, चाहे वह स्ट्रिंग क्लास के एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन हो, चाहे सेट क्लास के एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन हो। ऑपरेशंस दो प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं, एक तो लॉजिक के थ्रू और एक प्री डिफाइंड फंक्शन या मेथड्स थ्रू। आसान होता है यूजर्स के लिए प्री डिफाइंड मेथड और प्री डिफाइंड फंक्शंस, लेकिन एक लर्नर्स को प्री डिफाइंड मेथड्स और प्री डिफाइंड फंक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए तब तक जब तक उसका जेन्युइन लॉजिक ना समझ में आए कि कैसे वो काम करता है। और ये लॉजिक जानने के लिए खुद बनाना पड़ेगा, सेल्फ से क्रिएट करना पड़ेगा, लॉजिक से बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो रेडीमेड चीजें आप ला के यूज करते हैं वो कैसे बनती हैं आपको इसका पता नहीं रहता है। आप रेडीमेड चीजों के साथ अपना काम तो सुलभ और सरल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर वो सामान नहीं मिलेगा तो आप किसी प्रकार से सेल्फ से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम या इंटरव्यूज होते हैं जिसमें सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि एक प्रोग्राम बनाना है, लेकिन उस प्रोग्राम में किसी प्रकार का प्री डिफाइंड मेथड और फंक्शन का उपयोग नहीं करना है। तो ध्यान रखना, आपका कोर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि काम करना जानते हैं और प्री डिफाइंड मेथड और फंक्शन की मदद से हम लोग यूज कर पाते हैं। हमने इससे पहले लिस्ट की अगर बात करें, लिस्ट के साथ बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड आपने देखा था, जैसे अपेंड था, एक्सटेंड था और तमाम तरह के मेथड थे। लेकिन अगर आज आपसे कह दिया जाए कि आप वैल्यू ऐड करके दिखाइए लिस्ट क्लास के एलिमेंट्स में, लेकिन अपेंड यूज ना करिए, एक्सटेंड ना यूज करिए, तो डेफिनेटली दिस इज अ टफ फॉर लर्नर स्टूडेंट्स विच आर नॉट नोन अबाउट द लॉजिक। जो लॉजिक नहीं जानता होगा वो डेफिनेटली उसको नहीं डिजाइन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रेडीमेड चीजें आपके लिए सरल हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं, समझ आपको कभी नहीं देंगी, क्योंकि उनकी लॉजिक तो उनके अंदर डिफाइन की गई है। आप उनको केवल अपने यूज कर लेते हो और आपके काम को कर चले जाते हैं। आपको आइडिया थोड़ा होता है कि वो कैसे होता है, और जब आपको ये पता हो कैसा होता है तब आपको यूज करना चाहिए प्री डिफाइंड मेथड और प्री डिफाइंड फंक्शन। हालांकि हम लोगों ने अभी तक प्रोग्रामिंग का कोई भी लेक्चर ही स्टार्ट नहीं किया, अभी थ्योरी चल रहा है, इसलिए मैंने आपको उसकी लॉजिक ना बता के मैंने केवल मेथड और फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया है। आज भी हम जो बताने जा रहे हैं पहले से बने बनाए सेट के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, इनका उपयोग करके अपने प्रोग्राम में कठिन से कठिन कार्यों को, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को बड़े इजी तरीके से कम लाइनों में परफॉर्म कर लेंगे। याद रखना, लेकिन आप नहीं कर लेंगे, आपका वो बनाया हुआ मेथड कर लेगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप कब कर पाएंगे? जब आपको उसके पीछे का बिहेवियर और लॉजिक पता होगा। और हम लोग उन लॉजिक और बिहेवियर को सीखने के लिए आने वाले लेक्चर्स में एकदम स्टार्ट से, फंडामेंटल लेवल से, जैसे थ्योरी स्टार्ट किए थे फंडामेंटल से, वैसे प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले हैं, और वहां पर आपकी लॉजिक बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि प्रोग्राम मेड बाय टू बेसिक थिंग्स, फर्स्ट इज द डाटा, सेकंड इज द लॉजिक। और अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, केवल डाटा बता रहा हूं, और डाटा में प्री डिफाइंड है। हम आपका लॉजिक कैसे बनाना है, कैसे लॉजिक बिल्ड करना है, वो एक प्रोग्रामिंग की मदद से डेवलप होता है। अभी तक जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं
आपके प्रोग्राम बनाते समय थ्योरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरी स्टूडेंट। आप सर डायरेक्ट प्रोग्रामिंग ही बताते, थ्योरी क्यों बता दिए? 100 वीडियो समथिंग बन गई। बिना थ्योरी के आपका लॉजिक जनरेट हो ही नहीं सकता है। पहले थ्योरी होगी, फिर लॉजिक ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई होगी। आप बिलीव करिए, मैं कह रहा हूं हो गई होगी। इसका प्रमाण आप जब प्रोग्राम शुरू होगा देखिएगा ऑटोमेटिकली कैसे आप प्रोग्राम को कर लेंगे, क्योंकि आपको हर एरिया पता है, कौन सा मेथड, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा ऑपरेटर, कौन सा कांस्टेंट किस तरह का बिहेव करता हो, पहले से पता होता तो आप आसानी से कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर दो। हम लोग सेट क्लास पढ़ रहे हैं। सेट क्लास एक प्रीडिफाइंड क्लास है, जैसे कि हम लोगों ने इससे ठीक पहले सीक्वेंस क्लास पढ़ रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज 4 को पढ़ा है। उससे पहले भी एक बुनियादी तौर पे, शुरुआती तौर पे, फंडामेंटल तौर पे एक क्लास टाइप पढ़ा था, जिसे हम लोग प्राइमरी क्लास टाइप कहते थे। उसके अंतर्गत हम 5 क्लास ऑलरेडी पढ़ रखे हैं शुरुआत में। नाम है इंट क्लास, फ्लोट क्लास, कंप्लेक्स क्लास, बूल क्लास और नन क्लास। और उन्हीं क्लास कांस्टेंट की मदद से ही सीक्वेंस क्लास का भी निर्माण हुआ है, क्योंकि सीक्वेंस के लिए भी हमें प्राइमरी के क्लास कांस्टेंट की मदद से ही निर्मित करते हैं हम लोग मोस्टली। इसीलिए सीक्वेंस क्लास को डिराइव्ड क्लास का भी नाम दिया जा सकता है। और ये जो सेट है ये अनसीक्वेंस है, ये सीक्वेंस टाइप का नहीं है। सीक्वेंस टाइप जब भी कहेंगे तो आप ऑर्डर्ड कलेक्शन समझिएगा, और जब मैं ऑर्डर्ड कलेक्शन की बात कहूं तो समझ जाइएगा कि इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है, और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो याद रखना, इसमें किसी प्रकार का इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं है, जैसे कि लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग में और रेंज में आपने देखा था। क्लियर? अच्छा, और एक बात समझिए, सेट में आप यूनिक वैल्यू ही प्राप्त कर सकते हैं। यूनिक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, क्या मतलब सर? आप रखते समय सेट में डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हो, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2। आप सपोज दैट 100 टाइम 1 2 1 2 लिखा हो। कितने टाइम लिखा है? 100 टाइम 1 और 2 1 और 2 1 और 2 लिखा हो। लेकिन जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको केवल 1 और 2 2 डिजिट मिलेगा। आप कहेंगे सर रखा तो 100 था, दिखा दो रहा है। हम यही तो बताना चाहते हैं, यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। रखते समय आपको किसी प्रकार की मनाही नहीं करता है, लेकिन जब भी वो शो करेगा वो शो 2 ही करेगा। और ध्यान रखना, रखते समय भी आपके दिमाग में ये वहम आ जाए कि रख लेता होगा लेकिन दिखाता तो होगा, ये भी आप गलत समझ रहे हैं। रखता ही नहीं है वो। कैसे पता चलेगा रखता है? वो 100 डिजिट मैंने जो 1 2 1 2 रखा था वो रखा था, दिखाया केवल 2, या रखा ही 2 था। इस बात की पुष्टि आपको लेन नाम का फंक्शन है जिससे पता चल जाएगा। लेन में बता दिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जब आप 100 बार 1 2 1 2 1 2 रखेंगे तो आप लेन फंक्शन के अंतर्गत अगर उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, सेट ऑब्जेक्ट को, तो मात्र उसका 2 आएगा रिटर्न। और इससे प्रमाण मिल जाएगा आपको कि जो सेट है वो यूनिक वैल्यू को ही रखता है। अच्छा, यही कारण है कि रिप्लिकेट ऑपरेटर नॉट यूज द सेट। क्योंकि रिप्लिकेट क्या करता था? दोहरीकरण, वही पुनरावृत्ति करता था, और यूनिक डुप्लीकेट रखता नहीं है। तो आप सोचिए ना, रिप्लिकेटर ऑपरेटर या रिप्लिकेशन ऑपरेटर का क्या यूज होगा? इसीलिए रिप्लिकेट ऑपरेटर का यूज नहीं होता है सेट के साथ। सेट एक म्यूटेबल क्लास टाइप है और सेट एक इम्यूटेबल क्लास टाइप भी हो सकता है। सर ये कैसे? बाय डिफॉल्ट होता तो सेट म्यूटेबल है, लेकिन एक फ्रोजन सेट नाम का प्रीडिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से जगह भी एलोकेट हो जाएगी और वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। अगर आपने फ्रोजन सेट के नाम मदद से अगर कोई प्लेस बनाया, उस पर वैल्यू रखवाया, तो याद रखना इट इज अ नेचर ऑफ immutable as like of tuple and string, do not change, do not resizable, this is a static data structure। लेकिन कब? जब आप फ्रोजन सेट की मदद से बनाए होंगे तब। अगर आप सेट की मदद से बनाए होंगे, चाहे सेट के सिंबल के अंदर वैल्यू डाल के और चाहे सेट कंस्ट्रक्टर की मदद से। अगर आप पहली बार आज लेक्चर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिस्ट में टॉपिक मिलेगा, सेट में क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट।
उसे जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने तरीके से हम सेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे बात क्लियर होगी। आई होप हम लोगों ने प्रीवियस की क्लास बड़े देर से चर्चा कर रखा है। जो आज की क्लास है, हम उस क्लास में बताने वाले हैं प्री डिफाइंड, पहले से बने बनाए, प्री डिफाइंड मतलब प्री डिटेन्ड मेथड ऑफ सेट। अब मैं एक बात बता दूं, मैं इतने गहरे तरीके से इसलिए चीजों को बताता हूं कि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एक इंटरव्यू के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और आपको वो थ्योरी जो आपने इतने गहरे तरीके से पढ़ा है वो वेल इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। जिस दिन वो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, डेफिनेटली आपको उस दिन मजा आएगा कि हमने जो डीप तरीके से पढ़ा है उसका रिस्पांस मुझे आज मिला है। आप तैयारी करते रहिए, जिससे कि आप में एक निगेटिव थॉट ना आ पाए कि हमने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा है और मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है। एक बार आप शुरू से लेके अंत तक रिवीजन कर लीजिएगा थ्योरी का। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज डिराइव टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थ्योरी से ही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, और इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी से ही जनरेट होंगे। इसलिए गहरी बातों को आपको एक्सप्लेन करता हूं, और इसी के कारण से इस अपने चैनल को आपके द्वारा जो स्लोगन मिला है, डीप नॉलेज एंड डीपर टू अदर, हम लोग डीप नॉलेज के अकॉर्डिंग इस बात को समझेंगे। और वो समय आ गया है कि डीप नॉलेज को प्रमाण से प्रस्तुत किया जाए, अपने पक्ष से, कि जो प्रश्न किया जा रहा है उसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। अगर हमने डीप में पढ़ाया है और आपने डीप में पढ़ा है तो क्वेश्चन भी इसी बीच से निकलेगा, और आपका आंसर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, आपका सकारात्मक ऑप्टेंड मार्क होना चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए मार्क्स। चलो वो तो आने वाले टाइम की बात है। मैं प्री डिफाइंड मेथड की बात करूंगा, सेट में है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एग्जाम्पल जनरेट करके बता पाए, लेकिन हम सभी मेथड का लॉजिक के साथ अपने प्रोग्राम में उपयोग करेंगे। तो मेथड का भी उपयोग करेंगे, लॉजिक का भी उपयोग करेंगे। जितने भी मैंने मेथड और फंक्शन प्रीडिफाइंड आपको पढ़ाया है, चाहे लिस्ट में, चाहे टपल में, चाहे स्ट्रिंग में, या चाहे सेट में पढ़ रहे हैं, इन सब का प्रोग्रामिंग करके आपको वन बाय वन और इसी व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, लाइन बाय लाइन। और साथ में वो लॉजिक के थ्रू भी उसको बनाऊंगा कि किस तरह से लॉजिक से वो बनता है। तो इसलिए इस बात को रिमाइंड करा रहा हूं। तो आज भी समय है, अब भी समय है। आप प्रीवियस लेक्चर जरूर एक बार रफली देख लें, क्योंकि हम लोग इसके जस्ट बाद डिक्शनरी के बाद वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, ऐड एक फंक्शन है, सॉरी ऐड एक मेथड है। क्या करता है? इट इज यूज फॉर ऐड सिंगल एलिमेंट इन अ सेट ऑब्जेक्ट। यदि आपने सेट ऑब्जेक्ट बनाया हो एज लाइक ऑफ दिस 1, 2.5 और IT हंट, ये तीन आपने एलिमेंट्स इसके अंदर दिया है, और आप चाहते हैं कि इसके बाद कोई एलिमेंट्स इंटर करना चाहते हैं। सपोज दैट आप इंटर करना चाहते हैं डीप नॉलेज, आप एक स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं, इसमें ऐड कराना चाहते हैं एज ए एलिमेंट्स डीप नॉलेज। तो आप कैसे करेंगे? तो यह रहा ऐड नाम का प्री डिफाइंड मेथड। इसकी मदद से आप कर सकते हैं अपने सेट ऑब्जेक्ट के अंदर एक एलिमेंट, और वो क्या रहेगा? डीप नॉलेज। ठीक है। इट इज यूज फॉर ऐड सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट के तौर पे अभी हम लोग जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो डीप नॉलेज नाम का एक स्ट्रिंग हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अंदर इंसर्ट करें। ठीक है। इन सेट ऑब्जेक्ट, अपने सेट ऑब्जेक्ट में सिंटैक्स क्या होगा? सेट ऑब्जेक्ट नेम, जो भी सेट का ऑब्जेक्ट नेम होगा वो रहेगा, और क्या रहेगा? डॉट ऐड, और उसके अंदर क्या पास करेंगे? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में ये किस टाइप का एलिमेंट्स है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डीप नॉलेज स्ट्रिंग आपको इंसर्ट करना है तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क में होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आप डबल कोटेशन मार्क इसी के अंदर पास कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम यस, और किसी चीज को नहीं करना हो, ये वर्क स्पेस है जहां हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो आप यहां देखें, आप यस डॉट ऐड और सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में डीप नॉलेज
सिंगल कोटेशन। आप देख पा रहे हैं, आपने यस ऑब्जेक्ट में ऐड करा दिया एक एलिमेंट्स, और वो क्या है, डीप नॉलेज। पहले से ही आप देख पा रहे हैं, एक चीज हमने यहां पर प्रयास किया है बताने के लिए, आप भी समझ सकते हैं। हमने जिस क्रम में रखा है, हमें आउटपुट उस क्रम में लिस्ट पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं होता कि जिस वे में आप रखोगे उसी वे में आपको आउटपुट मिलेगा। अच्छा, मिल भी जाएगा उसी वे में तो मात्र इत्तेफाक होगा, उसमें किसी प्रकार की सत्यता और डेफिनेटली की बात नहीं है कि वो ऐसे ही होगा। आपको देखो आईटी एंड आपने थर्ड स्टेप रखा था, तो आईटी एंड यहां दिख रहा है, 1 पे जो रखा था वो बीच में दिख रहा है, जो 2 पे रखा था वो लास्ट में दिख रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। तो अब बताइए डीप नॉलेज कहां जाएगा, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है ना, लिस्ट जैसा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है कि वहीं जाएगा, या टपल जैसा प्रिजर्व नहीं है कि वहीं जाएगा, या स्ट्रिंग जैसा नहीं है कि जिस क्रम में आप रखोगे वहीं जाएगा। यहाँ पे क्रम का लेना देना नहीं है। तो मान लीजिए डीप नॉलेज इसके अंदर एज ए लिस्ट एग्जिस्ट हो जाएगा। और प्रिंट करेंगे अगर आप यस को, अब प्रिंट करेंगे एस को, तो आउटपुट के तौर पे आपको 4 एलिमेंट्स देखेंगे, 1, 2.2 आईटी एंड डीप नॉलेज। इसका क्रम कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं यहां पर वैल्यू लिखने में थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं कि ना लिखूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये 4 एलिमेंट दिखाएगा, 4 में कौन आएगा आप खुद करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। पीवाई एडिटर पर आप जाके अपना मोबाइल पे भी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं प्रैक्टिकल, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रखा था इसके बारे में। आइए, आई होप ऐड के बाद हम लोग जो दूसरा मेथड है उसकी बात करते हैं, अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या है और क्यों यूज किया जाता है? आपने देखा कि एक बार में केवल एक एलिमेंट आपने किया, एक बार डीप नॉलेज किया, दूसरा आपको एलिमेंट डालना पड़ा, तो फिर से आपको यस डॉट ऐड डिफर टू अदर डालना पड़ा। मतलब डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर, 2 स्ट्रिंग आप इंटर्न करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए सेट के ऑब्जेक्ट में 2 बार आपको 2 लाइन लिखना पड़ा। इफ वी वांट टू ऐड 1 more than elements in a set object, then use to update method। अपडेट क्या है? ये भी एक प्रीडिफाइंड मेथड है। It is also used for add single or multiple elements। आप एक भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी एलिमेंट्स को इंटर कर सकते हैं। लेकिन एक करने के लिए आपको जरूरी ही क्या है, क्योंकि एक एलिमेंट्स आप कर सकते हैं अपने ऐड मेथड की मदद से, और ऐड और अपडेट में कोई डिफरेंशिएट तो है नहीं, जबकि सिंपल है ऐड लिखने में भी और भी तरीके में ऐड सरल है अपडेट से। तो कोई क्यों एक एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए अपने सेट ऑब्जेक्ट में एज एलिमेंट यूज करेगा अपडेट। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए क्या एक वैल्यू अपडेट में आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्ट सेट ऑब्जेक्ट में, तो आंसर होगा यस। नहीं, बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाती है कि अपडेट केवल 1 to more के लिए बना हुआ है, 1 के लिए नहीं बना हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐड में 1 ही कर सकते हैं, 1 to more नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपडेट में एक भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने सेट ऑब्जेक्ट में एज एलिमेंट। ठीक है, तो यही बताया गया है कि एक वैल्यू भी ऐड कर सकते हो ऐड, और एक से ज्यादा भी कर सकते हो। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स आपके सामने है, जो थोड़ा सा अधूरा है, और थोड़ा सा क्या, ये पूरा अधूरा हो सकता था अगर आप अपने सेट ऑब्जेक्ट नेम डॉट अपडेट के बाद पैराथेसिस ओपन और कर्ली ब्रेसेस, द वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ली ब्रेसेस के बाद एक एलिमेंट चाहे तो एक एलिमेंट डाले। जैसे में डीप नॉलेज डालना था तो डीप नॉलेज में इसके अंदर सिंगल कोटेशन पास कर देता, लेकिन किसके बीच में? कर्ली ब्रेसेस के बीच में। और कर्ली ब्रेसेस रिजर्व कांस्टेंट सिंबल है जिससे सेट की पहचान होती है, तो इसीलिए यहां पर सेट कांस्टेंट ऑपरेटर के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेट कांस्टेंट ऑपरेटर की मदद से ही आपको यहां वैल्यू इंसर्ट करना, नहीं एरर जनरेट हो जाएगा। हालांकि ये बात लिस्ट में भी लागू होती है, एक्सटेंड मेथड के लिए याद होगा आपको। एक्सटेंड में भी आप जब भी एक से ज्यादा अगर
पास करना चाहते हैं एलिमेंट्स, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो उसका रिजर्व कांस्टेंट सिंबल था उसके अंदर पास करना पड़ता था। आप बिना रिजर्व कांस्टेंट सिंबल के ना तो एक्सटेंड का यूज करेंगे, ना तो यहां पे आपका अपडेट का यूज करेंगे। अपडेट एज लाइक ऑफ एक्सटेंड मेथड ऑफ लिस्ट क्लास एंड ऐड मेथड एज लाइक ऑफ अपेंड मेथड ऑफ लिस्ट क्लास। तो यहां पे इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू अगर आपको पास करना, जैसे मैं डीप नॉलेज एंड डिफर्ड होता, दो स्ट्रिंग जो मैं 1 by 1 इंसर्ट किया था, हम चाहें तो यहां पर डीप नॉलेज एंड डिफर्ड होता दोनों पास कर दें। जरा इस बात को यहां पे समझेंगे अपने स्पेस एरिया में। अगर हमें s डॉट अपडेट डीप नॉलेज, याद रखना यहां करली ब्रेसेस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीप नॉलेज कॉमा और यहां पे डिफर टू अदर। मेरे पास प्लेस नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मतलब कामा लगा के आप 1 to more जितना चाहें आप एलिमेंट्स पास कर सकते हैं। एट अ सेम टाइम एट अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट। एक ही साथ में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट करा सकते हैं अपने सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। ये काम नहीं कर पाता था ऐड, और ये काम कर पाता है अपडेट। एक वैल्यू भी आपको करना होगा फिर भी, और एक से ज्यादा करना होगा फिर भी आपको करली ब्रेसेस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज करली ब्रेसेस द रिजर्व कांस्टेंट सिंबल ऑफ द सेट क्लास ऑब्जेक्ट या सेट क्लास टाइप, सेट क्लास कांस्टेंट। तो आई होप आपको अपडेट भी समझ में बात आ गई। अब बात करते हैं हम लोग रिमूव मेथड। इट इज यूज फॉर रिमूव सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्ट। आप अपने सेट ऑब्जेक्ट से किसी सिंगल एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट्स को। जैसे 1, 2.5 IT हैंड, अगर ये 3 एलिमेंट्स हो यस नाम के ऑब्जेक्ट पर, यस नाम के सेट ऑब्जेक्ट पर, और आपको 2.5 को क्या करना हो, रिमूव करना हो, तो आप रिमूव नाम के मेथड का मदद ले सकते हैं। वो सिंगल एलिमेंट्स को हटा पाएगा, लेकिन याद रखना एट द सेम टाइम सिंगल एलिमेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सेट ऑब्जेक्ट। सेट ऑब्जेक्ट से केवल एक समय में एक ही एलिमेंट्स को हटाया जा सकता है यूजिंग प्रीडिफाइंड रिमूव मेथड। सिंटैक्स क्या है, सेट ऑब्जेक्ट डॉट रिमूव और एलिमेंट, इसलिए यस नहीं लगाया, एलिमेंट लिखा है। आप यहां पर एलिमेंट ऑब्लिक एलिमेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक भी कर सकते हैं, ज्यादा भी, ठीक है। आइए हालांकि बात करते हैं रिमूव की। तो अगर हमें रिमूव 2.5 करना है तो लिखूंगा s डॉट रिमूव और कर दूंगा 2.5। s डॉट रिमूव 2.5 करने से आप देख पा रहे हैं 2.5 अवेलेबल है हमारे सेट में। तो आप प्रिंट करेंगे नेक्स्ट लाइन में अगर यस, तो आपको जो आउटपुट मिलना है वो IT हंट और 1 दिखाई देगा, लेकिन 2.5 दिखाई नहीं दिखा। अगर आप यहां 2.5 के स्थान पे 2.3 पास किए होते बाय मिस्टेक, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, तो क्या होता। अगर आप रिमूव मेथड में कोई ऐसा एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही ना करता हो सेट एलिमेंट्स में, तो ऐसे में आपका रिमूव मेथड आपको एरर जनरेट देता है, आपको एरर जनरेट करेगा। और अगर एरर जनरेट करेगा तो उसके नीचे के जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो भी सब एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक्स ऑफ रिमूव मेथड्स व्हेनेवर यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप सेट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका उपयोग करते हैं तो इसका एक इफेक्ट पड़ता है, और इसी इफेक्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेट क्लास के पास एक डिस्कार्ड नाम का मेथड है, और डिस्कार्ड
मेथड भी ठीक वही काम करता है एज अ सेम टाइप एंड सेम टास्क परफॉर्म द रिमूव मेथड, बट ओनली डिफरेंस बिटवीन रिमूव मेथड whenever passed which value that not exist in set object then generate error, but discard method do not display or problem create on your remain statement of coding। जो आपने कोडिंग लिखा है या कोड लिखा है, उस कोड में अगर आपने डिस्कार्ड मेथड का यूज किया और वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो आपके सेट ऑब्जेक्ट में, फिर भी वो एरर नहीं जनरेट करेगा और आगे के जो भी रिमेन्स स्टेटमेंट होंगे एग्जीक्यूट होंगे। तो इस कारण से डिस्कार्ड इज अ बेटर देन रिमूव, डिस्कार्ड बेहतर है रिमूव से। एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में याद रखना, अगर बेहतर होता, और रिमूव का भी अपना एक महत्व है, डिस्कार्ड का भी महत्व है, बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एक लॉजिक प्रोग्राम लेके, जहां पे आपको ये चीज महसूस होगा कि रिमूव इज आल्सो यूजफुल फॉर योर सेट ऑपरेशन। ये भी अपना महत्व रखता है। डिस्कार्ड का अपना अलग महत्व है, रिमूव का अगला अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए डिस्कार्ड को हम लोग समझ ही लिए हैं, नहीं बात करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्ट नेम। बार बार मैंने सेट ऑब्जेक्ट नेम लिखा है, लिखते समय किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं किया हूं। नॉर्मल साधारण अगर ऑब्जेक्ट आप पास कर दोगे नाम, जैसे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स हो और किसी क्लास का हो, और आप सोचें अपने प्री डिफाइंड मेथड आप सेट के साथ यूज करोगे तो एरर आ जाएगा। इसलिए सेट ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। सेट ऑब्जेक्ट नेम डॉट डिस्कार्ड मेथड में भी एक सिंगल एलिमेंट पास करेंगे। अगर यही रिमूव 2.3 पास किया जाता है डिस्कार्ड में, जबकि 2.3 यहाँ अवेलेबल है नहीं, फिर भी अगर आप करते तो नीचे वाली जो लाइनें और लिखी रहती प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होती, किसी प्रकार का एरर भी आपको नहीं दिखाई देती। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड मेथड। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड के बाद पॉप मेथड आया है। पॉप मेथड तो कंटिन्यू आप देखे थे लिस्ट में भी। पॉप जो मेथड है वो भी सिंगल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करेगा, लेकिन किसे रिमूव करेगा? जो सबसे अंत में रहेगा। और जब मैं करूंगा सबसे अंत में रहेगा तो आपको बिल्कुल नहीं पता रहेगा कि अंत कौन है। इसमें गेम बनाया जा सकता है सेट में, सोचने वाली बात है, क्योंकि जब आपको खुद ना पता हो कि वैल्यू कहां हो और फिर पॉप से मैं निकलवाऊंगा तो पॉप रिटर्न करता है वैल्यू। पॉप क्या करता है? जो वैल्यू आप हटाओगे वो वैल्यू आपको दिखाएगा भी, लेकिन याद रखना जो वैल्यू मुझे दिख जाएगी आप समझना वह एक लास्ट लोकेशन पे होगा। और मैं लास्ट किसे कह रहा हूं यही कंफ्यूज आपको करेगा शब्द मेरा, क्योंकि जब कोई इंडेक्स ही नहीं है तो लास्ट किसे कर रहे हैं? फिर भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में तो है ही वैल्यू। तो जो लास्ट पोजीशन पे होगा वही पॉप मेथड उसको निकालेगा। अच्छा, ये पॉप जो टर्म है वह एक डाटाबेस का एक टर्मोलॉजी है जिसे हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो कंसेप्ट पर। लीफो एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी नहीं सॉरी टेक्निक है वैल्यू को फेच करने के लिए मेमोरी के ऊपर। तो यह टेक्निक है जिस कारण से वैल्यू वो लास्ट वाली आपको एक्सेस करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक क्यू स्ट्रक्चर होता है उसमें डाटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग निकलता है। लेकिन जो ये स्टैक है, स्टैक का जो नेचर है डाटा स्ट्रक्चर का, वो पॉप, पीप, पुश तीन टर्म हैं जिनका उपयोग हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस करते समय यूज करते हैं। वहीं से पॉप का जन्म हुआ है। और पॉप का मतलब सीधे समझिएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। वैल्यू को क्या करेगा? जो सबसे लास्ट में गया होगा उसको ही क्या करेगा? हटाएगा। इसका उपयोग आप ऐसा कर सकते हो, ऐड से कोई ऐड करना तो लास्ट में गया होगा, फिर आप पॉप चलाइएगा तो शायद इसके आपको कुछ आइडिया मिले कि देखो वही वैल्यू डिलीट होगी जो सबसे लास्ट में गई होगी। लेकिन लास्ट में गई तो होगी, लेकिन गारंटी थोड़ा कि लास्ट में ही पड़ी हो। तो आप इस बात से पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि यह जो वैल्यू जा रही है वो लास्ट में ही जाएगी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिखा है 1
2.5 IT हैंड, देखो IT हैंड थर्ड लोकेशन तो पहले पे आ गया, ये अनऑर्डर्ड है ही। चले, हालांकि कोई बात नहीं, समझ में आया होगा। पॉप में आपको कुछ पास नहीं करना है, आप पॉप को इस तरह कर सकते हैं, जरा देखिए, आप लिखेंगे यस डॉट पॉप, फिर लिखिए यस डॉट पॉप, फिर लिखिए यस डॉट पॉप। ये बात तो आपको पता हो गया, 3 एलिमेंट्स थे, अब ये सब 1 बाय 1 निकाल लिया होगा, रिमूव कर दिया होगा, ठीक है। और याद रखना, ये जो पॉप है, ये पॉप है और ये पॉप है, 3 टाइम आपने यूज रखा है, नंबर आप केवल 3 एलिमेंट्स थे। अगर आप यस डॉट पॉप अब फिर चला देंगे तो अब तो एलिमेंट्स है ही नहीं, इसके रिस्पेक्ट में भी वही काम होगा जो आपके रिमूव में होगा। रिमूव को भी आप खाली नहीं छोड़ सकते और वैल्यू ना हो तो एरर देगा। पॉप में भी अगर आप कुछ नहीं पास करेंगे या कुछ नहीं पास करेंगे तो इम्पटी होता ही है, ये इसमें आप नॉन कांस्टेंट पास ही करते हैं इस मेथड को। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी, मतलब सभी वैल्यू उसमें से ऑलरेडी हट गई होंगी, तो जो पॉप है वो आपको एरर जनरेट करेगा, ठीक है। इस बात का भी इंटरव्यू क्वेश्चन में और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग क्लियर की। क्लियर क्या करता है? एट द सेम टाइम ऑल एलिमेंट्स रिमूव्ड फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑब्जेक्ट्स में पूरे के पूरे एलिमेंट्स को एक बार में क्या करता है, उसे हटा देता है। कौन? ये क्लियर। और फिर अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको एम्प्टी दिखाएगा, क्योंकि यह केवल एलिमेंट्स को हटाता है, उनके प्लेस को हटाता नहीं है। तो आपको सेट क्या दिखेगा? एम्प्टी सेट दिखेगा। तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आइए एक चर्चा कर देते हैं आपको इस वर्क स्पेस पे। अगर आप यहां पर यस डॉट, ये मान चलिए अगर एलिमेंट्स हैं तो क्लियर अगर आप चला देते हैं तो ये 1, 2.5 एंड IT हैंड, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक ही स्टेटमेंट में क्लियर हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जबकि रिमूव, डिस्कार्ड और पॉप एट अ सेम टाइम एक लाइन में केवल एक एलिमेंट्स को हटा सकते हैं, जबकि क्लियर एक बार में सबके सबको हटा सकता है, ठीक है। अच्छा, सबके सबको हटाने का एक तरीका और है, आप इसे डेल करके यस भी कर सकते हैं कीवर्ड के माध्यम से, फिर भी पूरे के पूरे हट जाएंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर करने से केवल एलिमेंट्स हटेंगे, प्लेस रहेंगे। प्लेस रहेंगे मतलब प्लेस रहेगा, क्योंकि वहां पर एलिमेंट्स है नहीं तो एक सिंगल प्लेस रहेगा, जो किस टाइप का होगा? वो होगा सेट टाइप का। लेकिन अगर डेल करके यस कर दिया और आपने प्रिंट यूज कर लिया तो आपको एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि प्लेस भी नहीं है। लेकिन आपने क्लियर करके अगर आपने प्रिंट यूज कर लिया तो आपको सेट एम्प्टी दिखाएगा। एम्प्टी सेट आपको एम्प्टी सेट ऐसे दिखाएगा कि एम्प्टी सेट, और सेट ऐसे पैराथन दिखाया रहेगा, सेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। लेकिन अगर आपने डेल की मदद से कर दिया तो आपको एरर देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लियर मेथड एंड डेल कीवर्ड यूज्ड टू डिलीट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑब्जेक्ट से जब भी आप कोई वैल्यू को, एलिमेंट्स को रिमूव करोगे तो डेल से भी पूरा पूरा हट सकता है और क्लियर से भी हट सकता है। लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं कॉपी के बारे में। कॉपी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डीप कॉपी, शैलो कॉपी आप सबको पता है। हम लोग डीप कॉपी की मदद से या शैलो कॉपी की मदद से कॉपी किया करते थे। और कॉपी मेथड से क्या होता है? आपके पास 1, 2.5 और IT हैंड, ये यस नाम का पहले से है, आप P = यस करना चाहें तो जब आप इस तरह से कोई भी कॉपी करते हैं तो इससे होता क्या है? रेफरेंस केवल कॉपी होगा, रेफरेंस कॉपी होगा, वैल्यू कॉपी नहीं होता है, रेफरेंस कॉपी होता है। मतलब जो S जिसको देख रहा होगा, जिस प्लेस को, P भी उसी को देखने लगेगा, उसी प्लेस को। फायदा ये होगा कि आप S की मदद से भी कोई अपडेट या कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और P से भी कोई वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के रेफरेंस आईडी एक ही प्लेस के लिए जनरेट हो जाएंगे। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एक मेमोरी लोकेशन का कंसेप्ट देखा होगा। जब सेम वैल्यू होती है तो वहां पर मेमोरी लोकेट किया ही नहीं जाता है। और आप देख पा रहे हैं ये सेम वैल्यू है, तो यस अगर सेम वैल्यू थी
तो पीप के लिए क्यों नहीं प्लेस बनेगा? हीप एरिया पे कोई नया जगह नहीं बनेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट आपने जो बनाया है पी नाम का, जो यस के पास उस प्लेस का रेफरेंस आईडी था वही इसको भी शेयर कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं रेफरेंस कॉपी हुआ है, वैल्यू कॉपी नहीं हुआ है। वैल्यू कॉपी हो इसके लिए प्लेस होना चाहिए। प्लेस हो, प्लेस होने के लिए आपको ऐसे प्लेस होगा ही नहीं, क्योंकि सेम अगर वैल्यू होगी, सेम वैल्यू रहेगी तो नया प्लेस एलोकेट होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वैल्यू सेम हो फिर भी जगह लोकेट हो, तो आपको यूज करना चाहिए कॉपी नाम का मेथड। तो आप इसी चीज को ऐसे करेंगे, P = S डॉट कॉपी। ऐसा करने से वैल्यू भले सेम रहेगी फिर भी नया एक लोकेशन बनेगा और सभी वैल्यूज S1 की जो भी ये 1, 2.5 और IT हैंड है वो सब नए प्लेस पे जाके क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। और जब दो अलग अलग प्लेस ही हो गए तो चाहे P पे ऑपरेशन करोगे, अब ये जो 2 पॉइंट A को कर रहे थे, 2 प्लेस को अलग अलग कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर जिस भी ऑब्जेक्ट साथ जो काम करेंगे दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग डीप कॉपी, और इसको कहते हैं सैलो कॉपी। आपको डीप कॉपी, सैलो कॉपी बहुत ही बढ़िया तरीके से और डीप तरीके से फुल कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया गया है। आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। उस लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो आई होप आप नेवर मिस्टेक आपके दिमाग में होगा कि क्या होता है डीप कॉपी और क्या होता है सैलो कॉपी। ठीक है, जिसपे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है उस पे विशेष प्रकार का लेक्चर और बड़ी डीप तरीके से एक्सप्लेन किया हूं, क्योंकि हमें पता है किस पर ज्यादा संदिग्ध होता है, किस बात पे ज्यादा डाउट क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट पर। तो उस डाउट को तो बिल्कुल डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करके रखा हूं, बाकी तो सभी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो आपको वहां कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको कॉपी भी समझ में आ गया, कॉपी मेथड। अब हम बात करते हैं कॉपी मेथड के बाद इज सुपरसेट, इज सबसेट और इज डिसजॉइंट। पहले तो मैं आपको क्लियर इस बात को कर दूं, ये जितने भी ये इज लगा के हुए हैं ये आपके माइक्रो फंक्शंस भी कह सकते हैं इनको, एक्चुअली फंक्शंस हैं ये माइक्रो फंक्शंस, और यह केवल रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स। आपको याद होगा हम लोगों ने माइक्रो फंक्शन पढ़ा था स्ट्रिंग क्लास के में, इज डिजिट, इज नम, इज अल्फा नम, और वहां पर भी देखा था ट्रू आया था आंसर, या तो क्या आया था, फॉल्स आया था। तो यह भी एक फंक्शन है। आप कहोगे सर मेथड लिखा फंक्शन क्यों करें? एक्चुअली में क्लास का एक कंसेप्ट होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट से जब भी कोई चीज आप एक्सेस करोगे तो डॉट लगाकर ही आप एक्सेस करते हो, चाहे फंक्शन होगा फिर भी डॉट लगता है, मेथड होगा तब भी डॉट लगेगा। चलिए आप इसमें कंफ्यूज अभी ना होइए, जब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस पैथर्न उसमें आएगा क्लास नाम का ही एक क्लास आएगा, और वह जब हम क्लास डाटा टाइप या क्लास टाइप पढ़ेंगे फिर हम उस बात को एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप मेथड से ही काम चलाइए, मैं इसको मेथड कहने चल रहा हूं, ठीक है। इज सुपरसेट, इज सबसेट, इज डिसजॉइंट, ये तीन के तीनों जो मेथड्स हैं ये हमें बुलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू देंगे तो फॉल्स देंगे। ट्रू कब देंगे, फॉल्स कब देंगे, आइए समझते हैं, ध्यान से देखिए। इज सुपरसेट, इट्स रिटर्न बुलियन रिजल्ट whatever the set 2, set number 2, set 1, set 2। एक्चुअली में ये 1, 2, 3 जो तीनों हैं, अभी तक आपने देखा जितने भी मेथड्स हैं इनके लिए एक सेट की ही जरूरत थी, लेकिन जब आप ये तीनों पढ़ेंगे या इसके बाद और मेथड्स इनको पढ़ेंगे तो यू हैव नीड टू सेट ऑब्जेक्ट। आपके पास 2 सेट होने चाहिए, सेट का मतलब समूह होता है, आपके पास 2 समूह की एलिमेंट्स होना चाहिए और उनके ऊपर काम होगा ही। तो एक सिंपल सा पहले एग्जांपल बता दूं आपको मैं, S1 ले लूं और S2 ले लूं, S1 पे 1, 2, 3 रख लेता हूं और S2 पे 1 और 2 रख लेता हूं।
इट्स रिटर्न बुलियन रिजल्ट वेन एवर द सेट टू, अब सेट टू समझ में आएगा, एलिमेंट्स मेड बाय सबसेट ऑफ सेट वन। आप देख पा रहे हैं सेट वन से ही सेट टू का निर्माण हुआ है। देन ट्रू, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप S1 डॉट इज सुपरसेट के अंदर S2 पास कर देंगे तो आप खुद बताइए आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर आप यहां S2 डॉट इज सुपरसेट करेंगे तो आप ऐसा कहेंगे कि S2 से ही कटकर निकलकर बना हुआ है S1, और ये बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चीज से निकलकर कोई चीज बनेगा तो पहली बात उसके पास खुद होना चाहिए, तब तो दूसरे से बनेगा। आप देख पा रहे हैं इसके पास 1 और 2 है ही है, और इस वाले में 1 और 2 3 है, तो ये बात एकदम असत्य है कि इससे मिलकर ये बना हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको इज सुपरसेट समझ में आ गया। इज सुपरसेट ये बताता है कि मुझसे ही वो वाला वैल्यू बना हुआ है। याद रखना, ऐसे भी ट्रिक समझिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो जब पहला वाला सेट होगा, चाहे सेट 1 हो चाहे सेट 2, ये जो पहली बार लिखा जाता है सेट, ध्यान रखना अगर उससे तैयार किया गया होगा ये वाला तब तो ट्रू मिलेगा, अगर इससे तैयार नहीं किया गया होगा ये वाला तो ऑलवेज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और इसको देखो रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर बताया गया है S1 की एक बड़ी दुनिया, उसी से निकल के क्या आ गया, S2। आप ऐसे समझिए ना, IT हंट एक स्ट्रिंग है, इससे IT निकल सकता है, इससे हंट भी निकल सकता है, इससे आप भी और पार्टीटर करके निकाल सकते हैं। लेकिन कोई कहे IT से हंट निकलेगा तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि IT हंट होना चाहिए तब तो हंट निकलेगा, जब उसके पास है ही नहीं तो उसका सब पार्ट कैसे बनेगा वो। तो आई होप ये बात समझ में आ गया आपको कि इज सुपरसेट मेथड, या यहां पर मेथड, फंक्शन, मेथड जो भी कहें, रिटर्न करता है बुलियन रिजल्ट, और कब करता है, जब सच में उसका दूसरा वाला सुपरसेट हो। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, फादर इज अ सुपरसेट ऑफ चाइल्ड, फादर इज अ सुपरसेट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड इज अ नॉट सबसेट ऑफ फादर। तो आई होप आपको ये इज सुपरसेट का कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक आपने देखा सुपरसेट ये देखता था कि पहले वाले सेट से ही तुम निर्मित हो, सेट 2, और सबसेट क्या देखेगा, सबसेट ठीक इसी का उल्टा काम करता है, देखेगा आपसे ही बना है, सबसेट से ही बना है सुपरसेट। तो एकदम जस्ट अपोजिट टास्क करेगा। अगर आप यहां पर S2 डॉट इज सब सेट S1 करेंगे तो ट्रू मिलेगा। क्यों, देखो इसी से तो ये निर्मित है, सही है। लेकिन अगर आप S1 डॉट इज सबसेट कहेंगे तो फॉल्स आएगा। क्यों, आप कह रहे हो कि S1 का सबसेट है S2, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास अगर 3 नहीं था तो उसका सबसेट कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो सुपरसेट का जस्ट अपोजिट सबसेट है। अब हम बात करेंगे इज डिसजॉइंट। इज डिसजॉइंट क्या करता है जरा बताइए। द एनी वन एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन सेट 2। सेट 1 सेट 2 दो सेट होने चाहिए यहां पे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। इसके ऊपर जो भी मेथड बताया इनके लिए 2 सेट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां जब भी करेंगे पेयर सेट का होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। The set 1 any one elements do not exist in set 2, they exist in set 1 object। आप यहां से थोड़ा समझिए, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये सेट 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सेट 2 है 8 9 10 11। आप देख रहे हैं सेट 1 से सेट 2 में किसी प्रकार का कोई भी मिलान नहीं कर रहा है, कोई एक वैल्यू भी
मैच नहीं कर रही है, अगर ये मैच कोई न के एकदम डिसजॉइंट हो, अलग हो, तो याद रखना देन रिटर्न ट्रू। जैसे पेन और मनुष्य में ये डिसजॉइंट है, लेकिन मनुष्य में और जानवर में अगर आप लेंगे तो बहुत सारी चीजें मिक्स कर मिल जाएंगी, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, वो सांस लेता है, दूसरा जीव भी सांस लेता है। मनुष्य और घोड़े में बात करें या मनुष्य और गाय की बात करें, किसी के साथ अगर आपका कंपेयर कर लिया जाए तो ये डिसजॉइंट का आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ चीजें, बहुत सारी चीज सिमिलर है। लेकिन एक मार्कर और एक रमेश का अगर हम कंपेयर करें तो ये डिसजॉइंट का आंसर है ट्रू आएगा, बिल्कुल, क्योंकि सजीव निर्जीव किसी प्रकार का कोई कंपेयर नहीं हो सकेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अगर हम सेट 1 और सेट 2 की बात करें तो आंसर फॉल्स आ जाएगा डिसजॉइंट में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखो एक और एक दो इसमें तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अब बात करें हम लोग, अगर इसी तरह अगर S1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड S2 इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, आप देख रहे हैं ये दोनों सेट में किसी प्रकार की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। अगर मैच नहीं कर रही है तो S1 डॉट इज डिसजॉइंट S2, तो ऑलवेज इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर आप यहां S2 डॉट इज डिसजॉइंट करेंगे तब भी क्या आएगा? तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहा है। यहां बताया गया, आप यहां समझ सकते हैं। चलिए, आई होप ये बात समझ में आया होगा। और कुछ ये रहे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सेमेंटिक डिफरेंस। ये 4 और प्रीडिफाइंड मेथड हैं जो एक कैलकुलेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि सेट अपने आप में एक कैलकुलेशन भी प्रोवाइड करता है। और सेट ऑपरेशंस के लिए ये है प्रीडिफाइंड मेथड। इनका अपना एक प्री रिजर्व सिंबल भी होता है। आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा मैथ में, तो वहां पर आपने देखा होगा एग्जैक्ट वही सेट थ्योरी के हिसाब से एक सेट ऑपरेशंस करते हैं ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सेमेंटिक डिफरेंस। और इनके लिए भी 2 सेट का होना अनिवार्य है, मतलब सिंगल सेट पे ये भी काम नहीं करेंगे। आइए तो यूनियन के बारे में बात करें। यूनियन, इट्स रिटर्न सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। दोनों सेट में यूनिकली कलेक्शन जो होगा उसी को लाके शो कर देगा। जैसे सेट 1 और सेट 2 में जो दोनों में होगा लेकिन यूनिक होगा। जैसे चलिए वहां एग्जांपल बता देंगे। और इट्स आइडेंटिफाइड ऑपरेटर, पाइपलाइन इसे सिंबल कहते हैं जो कीबोर्ड पर पाया जाता है। और इस ऑपरेटर का उपयोग आपने अगर ऑपरेटर पढ़ा होगा तो बिटवाइज ऑपरेटर में इसे बाइनरी बिटवाइज और ऑपरेटर के नाम से भी जानते होंगे। हालांकि यहां पे ऑपरेटर यूनियन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, आइए यूनियन ऑपरेटर के बारे में या यूनियन फंक्शन के बारे में, मेथड के बारे में कुछ समझे। पहले आपने लिखा सेट 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और सेट 2 इज इक्वल टू 5, 6, 7, 1, 2, 3। अब अगर आप प्रिंट में S1 और S2 या फिर आप चाहें तो S3 इज इक्वल टू, चूंकि रिटर्न करता है सेट ये S3 इज इक्वल टू S1 S2, ऐसा करते हैं तो क्या करेगा जरा देखिएगा। पहले आप देखिए 1 इसमें है, पहले कलेक्ट क्या करेगा आप समझिए इस बात को। ये 1 है, इसमें 1 है, जी हाँ ये 1 है। चले कोई बात नहीं, 1 लिख लीजिए पहले। 2 है, 2 आ गया, 3 है, 3 आ गया। अब 4 है, चलो 4 आ गया। 5 है, चलो 5 आ गया। इसमें देखिए 5 ऑलरेडी
मिल रहा है, 5 आपने लिख लिया तो नहीं लिखेंगे, 6 उसमें नहीं था, इसमें रख लीजिए, 7 ले लीजिए, 1 2 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां लिख चुके हैं। तो ये नया सेट हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें रिटर्न करेगा। S3 की वैल्यू अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में ये आंसर आएगा। आप डायरेक्ट प्रिंट में करेंगे तो ये आएगा, और अगर आप चाहते हैं इसी को मेथड के थ्रू करना तो S1 डॉट यूनियन और S2, आप चाहे इसको किसी वेरिएबल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे रख लीजिए या वेरिएबल नेम पे रख लीजिए, या फिर आप इसे भी प्रिंट में डायरेक्ट कर सकते हैं, S1 डॉट यूनियन S2। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। यूनियन मेथड या यूनियन ऑपरेटर की मदद से हमें किस तरह का एक रिटर्न करता है नया सेट, जिसे आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। आइए हम आगे बात अपनी रखते हैं और अगला जो मेथड है उसकी बात करेंगे। वैल्यू यही रखने दें, हटा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। S1 की रखते हैं, S2 वाली फिर से लिख लीजिए। आप देख रहे हैं अगला जो मेथड है वो है इंटरसेक्शन। पहले पढ़ेंगे, इट्स रिटर्न अ सेट कंटेन्स कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट जो होंगे उनको करेगा ऑफ बोथ सेट यूनिकली। दोनों सेट में जो कॉमन होगा केवल उनको निकाल के रखेगा। जैसे हम उसी बात को रखेंगे फिर से, 6 7 8 1 2 3, वही सेम टू सेम मैंने शायद वैल्यू लिया है, आप देख सकते हैं। अगर इसको आप इंटरसेक्शन की मदद से करेंगे, और अगर आप इंटरसेक्शन की मदद से करते हैं तो इंटरसेक्शन में देख लीजिए आपको बताया गया है सेट 1 होगा और सेट 2 होगा, जो कॉमन होगा उसको दिखाएगा, और इट्स आइडेंटिफाइड ऑपरेटर इज एंड सिंबल, इसे M% या एड्रेस सिंबल कहते हैं। लेकिन यहां पे जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम रहेगा इंटरसेक्शन ऑपरेटर। कैसे करेंगे आप देखिए, आप एक नया ऑब्जेक्ट ले लीजिए, S3 इक्वल टू S1 और इंटरसेक्शन ऑपरेटर S1 और S2, और प्रिंट कर लीजिएगा आप S3, या तो आप प्रिंट के अंतर्गत भी आप S1 S2 ऐसे कर सकते हैं। क्या आउटपुट आएगा इस बारे में देखिए। ये भी रिटर्न करता है एक सेट, और कैसा सेट रहेगा, जो कॉमन रहेगा। आप देखिए क्या 1 इसमें है, हाँ जी है। 2 देखिए क्या इसमें अवेलेबल है, जी हाँ है। 3 क्या इसमें अवेलेबल है, जी हाँ है। 4 क्या इसमें अवेलेबल है, नहीं है। 5 क्या इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा आपका इंटरसेक्शंस के द्वारा रिटर्न किया गया एक सेट। तो आई होप इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आया होगा। आप इसी को मेथड थ्रू करना चाहेंगे तो S1 डॉट इंटरसेक्शन S2, आप किसी चाहे ऑब्जेक्ट रखा के प्रिंट करा लीजिए उस ऑब्जेक्ट को, और चाहे आप प्रिंट के अंतर्गत ही आप इसे S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 पास कर दीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगी। आई होप आपको इंटरसेक्शन मेथड भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस में क्या किया जाएगा, इट्स रिटर्न अ सेट दैट कंटेन्स द आइटम्स दैट ओनली एग्जिस्ट इन सेट 1 नॉट सेट 2। वो केवल उसी वैल्यू को दिखाएगा जो सेट 1 की वैल्यू सेट 2 में ना हो, सेट 1 की वैल्यू सेट 2 में ना हो। देखिए जरा, अगर S3 इक्वल टू, और इनका सिंबल क्या होता है, इनका अपना रिजर्व सिंबल होता है माइनस, इन्हें हम लोग कहेंगे डिफरेंस सिंबल। अगर आप यहां पे S3 में S1 और S2 ऐसा कर देते हैं, यह एक कांस्टेंट सिंबल है, और यह कांस्टेंट सिंबल किसका है, डिफरेंस मेथड का है। ठीक है, डिफरेंस ऑपरेशन होता है सेट का, वो है। अब जरा देखिए S1 S2, देखो इसमें है, हाँ है, इसमें है 2, हाँ है, 3 इसमें है, हाँ है, 4 5 इसमें है, नहीं है। तो आउटपुट में 4 और 5 ही आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, क्योंकि पहले में दूसरे में यही डिफरेंस है। और यदि आप इसको रिवर्स करेंगे S2 S1 में, इसमें देखिएगा उसमें जो नहीं होगा उसको शो कर देगा। अगर मैं यहीं पर इसे S2 माइनस N1 कर देता तो आप इसमें मैच करिए, क्या नहीं, उसमें 6 नहीं है, और क्या नहीं है, 7 नहीं है,
और क्या नहीं है उसमें, 8 नहीं है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहते हैं मेथड के थ्रू करना, फिर भी आप कर सकते हैं। आप S3 इक्वल टू S1 डॉट डिफरेंस और इसके अंदर पास कर दीजिए S2, तो जो आउटपुट आपको S3 पे आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और 5। और अगर आप S2 माइनस S1 कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा 6 7 8। आई होप आपको ये भी बात समझ में आया है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब होता है सममिति, है ना। सममिति का मतलब क्या होता है, ठीक इसी का रिवर्स, जो डिफरेंस है ये इसी का रिवर्स करेगा, जो मिल रहा होगा उसको दिखा देगा, जो अलग है उसको नहीं दिखाएगा। हालांकि हम जितने भी मेथड आपको बताए हैं, इन सभी मेथड का आपको प्रोग्राम के माध्यम से फिर से एक बार एक्सप्लेन करना है, इसलिए बहुत डीप में नहीं गए हैं। फिर भी मुझे जो थ्योरी लेवल में आपको स्पष्ट करना था वो काफी डीप तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा हूं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग करते समय किसी प्रकार के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये प्री डिफाइंड सेट मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर ही समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी डीप नॉलेज एंड डिफर टू के अकॉर्डिंग इस पैथन स्किल्स डेवलपमेंट का नॉलेज उन तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।